अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू सिया कन्वर्सेशंस। आपको पता है सिया कन्वर्सेशंस सोशियो इकोनॉमिक इंसाइट्स एंड एनालिटिक्स हमारा जो नया थिंक टैंक है। पाइड के बाद हम इधर आ गए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं वही चीज़ कंटिन्यू करें क्योंकि हमारा एम है, गोल है, और जो हम चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि आम पब्लिक को थोड़ी बहुत समझ आए दुनिया में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है, और हम कैसे तरक्की की राह पे गामजन हो सकते हैं। ठीक है, मेरी उर्दू थोड़ी जवाब दे जाती है, सो डोंट माइंड। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि जी हम एक ऐसी कॉन्वर्सेशन करें जिसमें आप सब शरीक हो सकें, और हमें ज़रूर क्रिटिसाइज करें, ज़रूर गालियां दें। हम चाहते भी हैं आप गालियां दें, मज़ा तभी आता है जबकि थोड़ी बहस हो। सूखी कॉन्वर्सेशन में कोई मज़ा नहीं आता, तो हम बहस करने की बहुत कोशिश करते हैं। कभी सक्सीड करते हैं, कभी नहीं करते, पर ये नहीं करते हम गालियां देते, बहस ज़रूर करते हैं और तबादला ख्याल ज़रूर करते हैं और डिबेट ज़रूर करते हैं। तो आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है एक यंग पाकिस्तानी के साथ बात करते हुए। शहरयार बनूरी साहब अब डीन लग गए हैं कैम्ब्रिज में, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। शहरयार साहब मुबारक हो। शहरयार बनूरी साहब ने माशाल्लाह एक किताब बड़ी अच्छी लिखी है, उसका नाम है डिसाइसिव माइंड। वेरी गुड बुक, आई रियली एंजॉयड इट, और इनके साथ हम पहले भी एक वेबिनार कर चुके हैं। आज सी कॉन्वर्सेशन में इनके साथ हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। इनका सब्जेक्ट है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। अजीब बात है कि पाकिस्तान में कुछ लोगों को समझ भी नहीं आती कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स क्यों होती है। इन्होंने अप्लाई किया था, एक जगह मैं नाम नहीं लेता, इनको उन्होंने निकाल दिया क्योंकि कहते हैं कि साइकोलॉजी है। तो हमारे इकोनॉमिस्ट को बिहेवियरल इकोनॉमिक्स को नहीं पता। तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। शहरयार साहब, मेरा ख्याल जो हमारे इकोनॉमिस्ट इनको बिहेवियरल इकोनॉमिक्स को नहीं पता, उनके लिए जरा एक समराइज कर दे, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स होती क्या है, कहाँ से आई है, ये क्या चीज़ है, ये कोई जंगली जानवर है, क्या है, बताइए। बिल्कुल जी नदीम साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन. It's such a always a pleasure, a real pleasure to discuss this with you, and thank you for this platform. Honestly जी, behavioral economics की चले थोड़ी सी तारीख में चले जाते हैं about what it's all about. और ये सारी कहानी again as in many things economics Adam Smith से ही शुरू होती है. बिकॉज़ एडम स्मिथ ने ऑफ कोर्स जब वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी थी तो उसके अंदर वन आइडिया दैट्स अ कंसिस्टेंट आइडिया जो लोगों के दिमाग में वो बात रह गई. इट्स फनी हाउ आइडियाज काइंड ऑफ टेक होल्ड इन आवर माइंड्स, बट एक इनविजिबल हैंड की बात जो है ना वो बहुत वो आ गई. और बेसिकली उसकी एक quote थी which I'm not even going to try and attempt, but it had something to do with the butcher and the baker and so on. Very famous line. Okay, it's in regard of their own self-interest that transactions are occurring, and it's not because they care about each other that they are making the things यानी कि that they're making. हम सब अपना हाँ, एक काम कर रहे होते हैं, तो उसमें हमें शौक होता है कि हम अपनी क्या कहते हैं, अपना अपना काम करें, अपना अपना फायदा देखें। मैं अपना चाहता फायदा. हूँ अपना फायदा देखूं, अपना जाके बाजार से चीजें लेता हूँ, अपना काम करता हूँ। इसी तरह आप भी चाहते हैं, और एक अच्छी सूरत हाल निकल आती है बगैर हमारी कोई तकलीफ के, बगैर हमें कोशिश करिए एक दूसरे को हेल्प करने का। ठीक है ना? बिल्कुल, बिल्कुल हम्म, ऐसी बात है. हम्म, और वो जो आइडिया आ गया था वो बेसिकली प्रोलिफरेट हो गया, राइट? एंड उसको अब हम कहते हैं रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट और द रैशनल एक्टर मॉडल और द रैशनल एजेंट मॉडल. और वो द आइडिया क्वाइट सिंपली वाज कि जो आपके इकोनॉमिक एजेंट्स हैं वो दे आर सेल्फ इंटरेस्टेड, और एंड दैट्स हाउ दे बिहेव, एंड दैट्स एन assumption. Now, that's a very useful assumption about human behavior because it allows us to develop these mathematical models that are very nice and tight and have closed form solutions, have sharp predictions. Of course, so that's how sort of that idea of the rational actor kind of started within our field of economics. अच्छा, अब उसके साथ people often forget, but अभी recently Vernon Smith, who is not related to Adam Smith, but he's a Nobel Prize winner, 2002 में he won the Nobel Prize. He sort of reminded us कि Adam Smith ने एक और किताब भी लिखी थी, that was the precursor to Wealth of Nations, which is about called the Theory of Moral थियरी Sentiments. ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स बड़ी फेमस किताब है। कुछ लोग कहते हैं उससे बेहतर है उससे उसकी वेल्थ ऑफ नेशन से। जी, बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली यही है. तो वेल्थ ऑफ नेशंस ने हमें
sort of took over our sort of disciplinary psyche, if you like. लेकिन theory of moral sentiments, तो उसकी जो distinction वो करते हैं वो ये है कि if Wealth of Nations is explaining human behavior in market settings, theory of moral sentiments is explaining behavior in non-market settings. So uske andar you have these ideas of reciprocity, about people caring about each other, altruism, all of those things exist in that. But they weren't necessarily explicitly modeled until very recently. तो जो behavioral economics की जो सारी कहानी है वो फिर आ जाती है about 60, I would say, जब 1960s में ये papers initially publish हो रहे थे, जिसके अंदर वर्नन स्मिथ ने experimental papers publish किया using lab experiments as a method. But then उसके कुछ साल बाद Daniel Kahneman and Amos Tversky ने, who were psychologists, economists nahi the, but they were bringing in experiments from psychology and insights about human behavior from psychology into economics, and showed a path in which hamari jo modeling ki jo exercise, jo mathematical obsession hamara ho gaya tha with the rational actor model, wo unhone hamare pathways dikhaye of ways to incorporate behavioral insights into these models to allow उन्होंने for ये भी नहीं शो किया था शरिया साहब, उन्होंने ये नहीं शो किया था कि हम इतने रैशनल भी नहीं जो हम सोचते हैं ना कि हम हर चीज जो है वो बड़ा सोच के करते हैं. अगर मैंने आटे में नमक डालना है तो मैं अपना पूरा दिमाग में मॉडल बना कर डाल, अगर मैंने गाड़ी खरीदनी है तो मैं पूरा फुली रैशनल तरीके से खरीदूं. उन्होंने कहा नहीं, कुछ कॉग्निटिव बायसेस भी है. क्या ये मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल 100%. इनका एक्चुअली ज्यादा बॉडी ऑफ वर्क वाज अबाउट दैट. और उसकी जो इन कंटेम्पररी, आई मीन उनका एक आई गेस डिसाइपल एक तरीके से कह सकते हैं, who also won the Nobel Prize, also based in Chicago, where I know you're from, is a guy called Richard Thaler, जिसने who's kind of famous for nudge theory. But उसने एक बड़ा interesting paper लिखा था a few years ago, actually shortly after winning the Nobel Prize, about ये behavioral economics में basically क्या deviations है. One of them is exactly the point that you're making, कि लोग जो हैं वो fully rational नहीं है but boundedly rational. मतलब कि rational up to a point, self-interested up to a point, patient up to a point. So these are the three main sort of deviations. Oh, hello, can you hear me? हाँ जी, go ahead. वो बीच में से कट गया था. Go ahead. अच्छा, हाँ, वो थेलर से शुरू कर दें. थेलर से. हाँ जी. So Thaler ने, so he also won the Nobel Prize, but recently, मतलब he has a really interesting paper, 2016 AER, about sort of the deviations from the rational actor model, जो builds on the work of Kahneman and Tversky and others, and basically saying कि यार 3 dimensions के अंदर deviations है. एक तो ये exactly how you said, boundedly rational है, कि they think but up to a point. Boundedly self-interested है, मतलब they care about their own self-interest but also up to a point. And boundedly patient है, meaning कि they are able to make investments into the future but up to a point, मतलब they try to highlight now versus later. तो ये जो core insight, उससे फिर आगे भी strands निकल जाती हैं, but these are, I would say, the core 3 main deviations from your classic rational actor model. Yeah, उधर से आ रही है. और जो contemporary behavioral economics है उसको एक तरीके से इस तरह distill कर सकते हैं. अब आप कहेंगे कि जी ये ठीक है, all right, it's interesting, लेकिन ये अब किताबी मॉडल्स हैं, इससे क्या फायदा? और वो पॉलिसी मेकिंग के अंदर हम ये और डिस्कस करेंगे, बट उसका छोटा सा अगर मैं वो बता दूं कि अगर आपके दिमाग में एक ये बात बैठी हुई है कि हर जो बंदा है वो हर चीज जो करने को जाएगा तो ही इज गोइंग टू बी कंप्लीटली थॉटफुल, वो हमारे अपने सारे ऑप्शंस इवैल्यूएट करेगा और उसमें ऑप्टिमल कैलकुलेट करके वो ही चीज करेगा. So then, as a matter of policy, you don't have to actually adapt to human beings at all.
You can just keep throwing different things at them, and they will pick the best one, and they'll move on. But if you believe in the rational, in a behavioral model, as the private sector does, they understand कि जी हमें इस तरह चीजें नहीं कर सकते हम. We have to adapt things, and we have to take into account these human failings in order for people to take up or make better choices or more informed. इसमें शरियार एक और भी तो चीज है जो सिंपल सी चीज है, वो ये है कि जैसे हम सब हैं, हम सब एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं और वर्गलाए जाते हैं. ये नहीं मैं कहता कि कंप्लीटली वर्गलाए जाते हैं, बट ये कि जो हमारी जो चॉइसेस हैं वो एडवर्टाइजर्स नो हाउ टू डील विद देम, एंड वी डू गेट टेकन अबैक. तो जो थेलर वगैरह कहते हैं कि हम कई दफा उस पर फंस जाते हैं कि यार ये चीज, जैसे मैं गाड़ी देखता हूँ बड़ी अच्छी, तो मैं कहती यार मैंने लेनी है, और फिर मैं फंस जाता हूँ. कंप्यूटर नया देखता हूँ तो लेनी है, ठीक है ना. वेयर एज रैशनल अगर मैं पूरा हूँ तो मैं कहूँगा नहीं यार मैं इसके पूरे प्रोस एंड कॉन्स बैठ के स्टडी करूंगा, वो मैं नहीं करता, मैं ले लेता हूँ. नंबर 2, एक और भी बात है कि हम सबके पास पूरी इन्फॉर्मेशन तो भी नहीं होती ना. अगर मैंने गाड़ी लेनी है तो मैं पूरी इन्फॉर्मेशन ना, मेरे पास कंप्यूटर मॉडल है, मेरी एक ब्रेन है, मेरी ब्रेन अप टू अ लिमिट रैशनल है, बट ये नहीं कि कंप्यूटर मॉडल मेरे पास ब्रेन में पूरा है. क्या ये भी बातें सही है या ये गलत है? 100% बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही कि जो आपकी इंफॉर्मेशन इज लिमिटेड. मतलब एक द ब्रेन इज एन इनक्रेडिबल टूल जो हमारे पास है. वन ऑफ द मेन टूल्स जो है, मतलब वन ऑफ द मेन पावर्स इट हैज इज कि इट कैटेगराइजेस इंफॉर्मेशन in ways that we're trying to model now with natural language processing and all this. But एक बड़ा categorization tool है. उसके अंदर even the brain has to make simplifying assumptions many times, right? And आपका उसकी एक एग्जांपल, एक एक्सपेरिमेंट है, और ऑनलाइन बंदा खुद भी जाके देख सकता है कि, बट यू कैन इमेजिन दिस, राइट, कि अगर आप अपने सर के ऊपर एक गोप्रो कैमरा सा स्टिक कर दे, ठीक है, और आप and you start walking, and you walk for a short, and then you view the video. तो the video के अंदर you see the shaking, of course with every step आपको shakes नजर आ रही है and all that. लेकिन जब आप चल रहे हैं तो आपके आंखों के थ्रू तो दुनिया बिल्कुल स्टेबल आ रही है. Now how is this possible कि it's actually moving, लेकिन you're only seeing a stable sort of pathway, and it's because your brain is filtering out information that it doesn't require, and that's an evolutionary thing that we've used to survive, and in fact अगर if you were a person that was able to absorb all the information that the world throws out at you, you'd most likely be completely crazy. And so that's what the brain is doing. It's filtering out information. और जो हम decisions भी लेते हैं, वो लेते हैं on a limited information. चलिए देखिए, ये तो बात सही है, बहुत सही है, बहुत अच्छी बातें आपने की. पर देखिए ये बातें हम एकेडमिक्स को सिर्फ इंटरेस्ट करती हैं. ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स मुझे बताइए, एक आम आदमी जो है, एक आम पाकिस्तानी, चले आम अमेरिकन ले लें, आम बंदे को उसको कोई असर करता है, या वो कहेगा व्हाट गोज ऑफ माय फादर, कहेगा तुसी जो मर्जी करो, व्हाट गोज ऑफ माय फादर. ये बताइए ना कि ये आटे दाल का भाव में क्या फर्क पड़ेगा? ऑफ कोर्स अब ये सर मुश्किल सवाल है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये मेरे लिए, क्योंकि मेरी तो जिंदगी का काम ही है, मैंने बना दिया, तो मेरे लिए ये बड़े इमेंसली इंटरेस्टिंग है. एवरेज आदमी के लिए अ लॉट ऑफ, बट ये सोचे ना, आप भी कोई वैसे तो नहीं ना कर रहे, आपके लिए कोई पजल तो नहीं ना, आप भी तो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आप सोचते हैं इसका कोई फायदा है. तो ये बताइए, और अब माशाल्लाह थेलर वगैरह बड़े बड़े नाम आपने लिए हैं, वो भी बहुत जीनियस लोग हैं, ये तो नहीं, उन्होंने भी कुछ सोच के ये काम किया ना. इसका फर्क क्या पड़ता है, हमें क्या फर्क पड़ता है आम आदमी को, ये सोचिए जरा, बताइए. ये सो आई थिंक इसके अंदर अगर आप इस इनसाइट्स को अगर इनकॉर्पोरेट कर लें आप इन योर ओन, लाइक इफ यू अंडरस्टैंड कि आपकी जो इंफॉर्मेशन भी लिमिटेड है और आपकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी भी लिमिटेड है, तो आपकी देन यू आर एबल टू ऑप्टिमाइज बेटर your own behavior to how you yourself are. In other words, कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको आपके बारे में बहुत कुछ पता है. मतलब इसको पता है कि आप इम्पल्स परचेसेस भी करते हैं, तो आपके लिए आसान किस तरह कर दे टू गेट यू टू बाय थिंग्स दैट यू डोंट नीड.
प्राइवेट सेक्टर का तो काम ही है टू गेट यू टू बाय थिंग्स दैट यू नेसेसरली डोंट नीड. अब and how do they do that? Matlab, that's also another, and they take into account behavioral economics. A very classic example जो मैं अपने students को देता हूँ वो ये है कि यहाँ पे अमेरिका में भी and lots of places gas stations में chewing gum मिलती है, and this is one of the biggest sale items. Chewing gum is one of the biggest sale items. अब आप बोले कि किस बंदे ने बोला है कि यार मुझे chewing gum लेनी है इसलिए मैं gas station में जाऊंगा. Right? Not a single person has gone into a gas station wanting chewing gum. I mean, maybe some. But most people, उनके लिए this is what's called an impulse purchase. कि आपके लिए आसान रख दिया आपके सामने, it's something nice. वो अपनी किताब में भी कहता है, थेलर या कानीमन, वो जो भी सनस्टीन, अपनी किताब में भी कहते हैं कि जी जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, जब हम निकल रहे होते हैं लाइन में से कैशियर के पास, तो वहां सामने चॉकलेट्स पड़ी होती. बिल्कुल. और मैं भी एडमिट करता हूँ कि मैं उठा लेता हूँ कोई ना कोई चीज, तो बिकॉज वो वहां पड़ी, अगर ना पड़ी होती तो मुझे ढूंढना पड़ता, तो ढूंढने के लिए मेरा जो कॉस्ट है वो मेरे कॉस्ट में उसमें रुक जाता हूँ. बट अगर सामने पड़ी है तो मैं ले लूंगा. इसी तरह अगर आप देखें, वो ये कहते हैं कि जी अगर आप लंच की लाइन में लगे हो और वहां चीजें पड़ी हैं कैफेटेरिया की लाइन में, और सामने बर्गर और ऐसी अच्छी चीजें पड़ी, तो मैं डाल लूंगा. पर अगर सामने सलाद वगैरह अच्छी चीजें पड़ी, शायद मैं उस तरफ देखूंगा ही नहीं, शायद मैं ले लूंगा. क्या ये भी सही है? ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही. और इसकी एक और एग्जांपल वो देते हैं इन वन ऑफ द अर्लियर बुक्स. आई थिंक इनफैक्ट मे बी डैनी कानेमान ने ये एग्जांपल शुरू की थी. वो ये थी कि ग्रोसरी स्टोर्स एटलीस्ट यूएस में, बट आल्सो अब इंग्लैंड में, एंड यू नोटिस दिस इन पाकिस्तान में ये है. ये आप नोटिस करेंगे नेक्स्ट टाइम, अगर यू नो फॉर द ऑडियंस दैट इज नॉट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, इसके ग्रोसरी स्टोर्स को पता है कि व्हाट आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स दैट यू गो देयर टू बाय. राइट? आप जाते हैं वहां पे दूध, अंडे और डबल रोटी के लिए. दोज आर द 3 हाईएस्ट सेलिंग आइटम्स. I challenge anyone to find a grocery store that stacks all 3 of those items together. दूध एक जगह पे होगा, डबल रोटी एक जगह पे होगी, अंडे एक जगह पे होगी. और उसकी वजह ये है is to make you walk up and down the aisles. Because उनको पता है कि यार आप आगे पीछे होंगे तो आप कुछ और चीजें उठा लेंगे जो आप that you did not expect. And a rational actor that knows exactly उसको क्या चाहिए would never do these things. लेकिन बिल्कुल ठीक है शरिया साहब. मैं आपको बताऊं एक और बड़ी मजेदार बात. मैंने बचपन में, हमारी जनरेशन ने सिगरेट कैसे पीने शुरू किया, बिकॉज क्वाइट फ्रैंकली हमने मालबोरो मैन देखा, और वो इतनी अच्छी अच्छी जगह खड़ा होता था, उसकी क्या लाइफस्टाइल होता था. हमने कहा कॉपी करेंगे, हमने फूके मारनी शुरू कर दी. फिर हमें इंफॉर्मेशन आई कि जी सिगरेट मार सकता है आपको, सिगरेट आपको खत्म कर सकता है. तो फिर हमने उस इंफॉर्मेशन को जब इम्बाइब किया, तो हमने बड़ी कोशिश करके सिगरेट छोड़े. तो इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपना लेते हैं बिकॉज एडवर्टाइजमेंट कहती है कि बड़ी कूल है. बाद में पता चलता है यार ये कूल नहीं है, तो हम छोड़ देते हैं. तो ये एक और आपकी वो बात है कि रैशनल ब्रेन नहीं है, जो हम सजेशन हमें मिलती है हम ले लेते हैं. That's right. That's right. और उसके लिए मतलब आम बंदे के लिए यू राइट कि एक तरीके से इग्नोरेंस इज ब्लिस, कि बस आप अपनी जिंदगी में बस कर रहे हैं जो कर रहे हैं, और जो आपको लग रहा है ठीक है वो कर रहे हैं. लेकिन आई मीन आई बिलीव मी, ये आपने तो बड़ी अच्छी एग्जांपल्स दी है ये ग्रोसरी स्टोर, मतलब दैट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, जिसमें ये कंपीटिंग इंटरेस्ट ने आपको एक तरीके से बस घेरा हुआ है. Right? क्या आपको they're getting you to buy things that you don't necessarily want. They're getting you to do things, watch things that may not be optimal for you, but it is better for them. तो ये deep understanding of human behavior वो उनके पास है, and they're using the scientific method to get you to do what they would want you to do. Right? अच्छा. But then एक वो रिचर्ड थेलर का जो, आई थिंक सनस्टीन का है, किसका है, समवन ऑफ दी, आई थिंक सनस्टीन थेलर ही दोनों थे. उनका एक कॉन्सेप्ट ऑफ नज है जी, कि जी पॉलिसी इज नज. पॉलिसी इज नॉट कि जो हमारे यहाँ पॉलिसी जो है, जो पाकिस्तान में पॉलिसी है कि हम डंडे मार के कहते हैं ये करो.
हम उनको कहते हैं साले ट्विटर बंद कर देंगे, हम साले ये कर देंगे। फिर हम उनको कहते हैं अच्छा एक बात सुनो, तुम्हें हम कह रहे हैं कि तुम ये करो, पाकिस्तान पाक सरजमीन गाओ, पाक सरजमीन गाओ, गाते रहते हैं। एक वो पॉलिसी का तरीका है। दूसरा पॉलिसी का तरीका है, वो कहते हैं भाई प्रोजेक्ट लगाओ कि हमें मुझे सिगरेट छुड़वाने तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाओ। वो कहते हैं एक छोटा सा तरीका नाज, वो क्या चीज है? वो बिहेवियर इकोनॉमिक्स से कहते निकला है। वो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स से निकला है। सो नज के आइडिया सिंपली ये है, उसको अदर टर्म्स भी दिए हुए हैं, समथिंग कॉल्ड चॉइस आर्किटेक्चर। वो ये है कि जी आप बिहेवियरल इंसाइट्स को इनकॉर्पोरेट करें, तो rather than force people to do what you want them to do, जिस तरह आप एग्जांपल दे रहे हैं लाठी के साथ, या ये क्लासिक एग्जांपल्स थे ऑफ टैक्सिंग बिहेवियर कि जी आप सिगरेट आप चाहते हैं कि आपकी पॉपुलेशन छोड़ दे, तो आप उसके ऊपर टैक्सेस चढ़ा दो, राइट, प्राइसेस इंक्रीज कर दो, और वो एंड दीज थिंग्स आर आल्सो potentially effective, बिल्कुल वो भी हो सकती है। Alongside that, there's other things that you can also do, which is things like nudge. अब वो थोड़ा सा overreach कर देते हैं by saying nudge is everything. I wouldn't go so far as to say that, but I would say कि it is another aspect of it, which is to say कि यार if you want to get people to do certain things like cigarette छोड़नी है and all that, तो a deep understanding of human behavior कि वो कहाँ से आती है, किधर करती है, क्यों करते हैं, and trying to manipulate their choices in more subtle ways to get them to, मतलब in other words, ये आपने जो example दी थी about eating healthy, कि जी सोडा छोड़ दें फॉर एग्जांपल, या कोक शोक छोड़ दें। अब कुछ कंट्रीज है उन्होंने ये किया है कि जी रादर देन बैनिंग देम या पुटिंग इन, सम कंट्रीज हैव पुट इन अ शुगर टैक्स, तो यहाँ पे इंग्लैंड में जो है ये पेप्सी ले तो इस पे ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ गई एंड ऑल दैट, लेकिन देयर इज अदर कंट्रीज दैट हैव जस्ट मेड इट हार्डर। सो जर्मनी में फॉर एग्जांपल, या इटली में अभी रिसेंटली में था, तो कोक ढूंढने के लिए मुझे मिल रही नहीं, लाइक मैं स्टोर के अंदर गया और मुझे कोई मिल रही नहीं है, और मैं इटालियन बोलता भी नहीं था, तो आई वाज हेजिटेंट टू आस्क समबडी। फिर इवेंचुअली इन माय 2 वीक ट्रिप, एट द एंड ऑफ द 2 वीक्स आई रियलाइज्ड कि बिल्कुल कोने में एक छोटा सा कूलर पड़ा हुआ है एट द एंड, उसके अंदर उन्होंने सोडाज रखे हुए हैं, सामने इज ओनली ऑरेंज जूसेस एंड पानी की बोतलें, एंड दैट was a mandated thing just to make it harder for you to buy Pepsi rather than to make it easier. अच्छा, आपने टर्म यूज किया चॉइस आर्किटेक्चर, ये प्लीज एक्सप्लेन करें, ये क्या है? बेसिकली चॉइस आर्किटेक्चर की कहानी ऐसे है कि जो आप सो द क्लासिक आइडिया ऑफ थिंकिंग अबाउट चॉइस आर्किटेक्चर इज कि आप खड़े में एक फ्रिज के सामने, उसमें दुनिया की हर किस्म की बोतलें पड़ी हुई हैं of all sorts of things, and then you go through, scan everything and select the one that you want. This is the optimum one for you, and that's it. In fact, like we already said, most people don't shop that way, right? Well, they might look at the thing that's closest to them, yeah, jo sabse thandi hai, yeah, there's other ways to do. So the way that they make choices is not through scanning through everything, but it's really about opening the door, what's the closest, is that good enough, taking that away. The choice architecture says कि यार आप the way people are shopping, उसके अंदर incorporate कर दो ways to make them healthier. Meaning कि आप जब दरवाजा खोलो तो सबसे पहले पानी पड़ा हो, और कोक के लिए आपको वो नीचे करके ढूंढना पड़े and all this stuff. So that's all about subtle changes in the context or the environment to influence your behavior. That's the idea. It still preserves liberty. That's the important thing. कि choice is still preserved. Coke is still available. लेकिन it's harder because we want it to be more difficult. अच्छा, अब इसको थोड़ा सा घर ले आए। अच्छा, मुझे बताइए, माशाल्लाह you are from Pakistan, you know Pakistan well, just as well as I do. मुझे एक बात बताइए कि जब मैं यहाँ देखता हूँ तो हमारे जो लोग हैं वो अभी बहुत एक, इसको हम सोचे इसको कैसे यूज कर सकते हैं। हमारे लोग अभी तक फॉर एग्जांपल मॉडर्नाइजेशन को रेजिस्ट कर रहे हैं। अभी तक हम औरतों को हिजाब कराना चाहते हैं, मर्द दाढ़ी रखना चाहते हैं। हमारा कदीम जमाने से रिश्ता बहुत डीप है। फिर हमारी एजुकेशन के साथ भी इतनी दोस्ती नहीं है। फिर हमारे ये भी है कि हम जो मॉडर्निटी में चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाएं, फॉर एग्जांपल एजुकेशन को बढ़ाएं, फॉर एग्जांपल एक और चीज़ बहुत बड़ी है, तहकीक को बढ़ाएं। हम लोगों को तहकीक का शौक नहीं है, हम लोगों को शौक किया कि जल्दी जल्दी काम हो जाए।
जब लोगों को मैं कहता हूँ तहकीक करो, वो कहते नहीं भाई इम्प्लीमेंटेशन करें। मैं कहता हूँ इम्प्लीमेंट क्या करना है, वो कहते बस हमें तरक्की चाहिए। फिर हम ढूंढ रहे हैं कि हमें धात मिल जाए। धात ये है कि माशाल्लाह हम अमीर हो जाए ताकि हमें काम ना करना पड़े। ये हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। फिर एक और चीज है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो आपस में बैठ के बात नहीं कर सकते। हम भी एक किस्म का आपस में बैठ के बात नहीं कर सकते। हमारे आपस में एथनिक फ्रेगमेंटेशन बढ़ रही है। ये हमारे बहुत सारे मसले हैं, आपको सब पता है, मैं तो कुछ बयान कर रहा हूँ। हाँ। अब बताइए, ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स जो है, इसमें बोथ फॉर रिसर्च एंड फॉर पॉलिसी, अब क्या कहेंगे, क्या करें? ये पहले तो रिसर्च का बताएं कि आप इसमें क्या रिसर्च के सवालात यूज करेंगे जो हम अपने बच्चों को बताएं, क्योंकि आई एम होपिंग हमारे रिसर्चर्स भी सुनेंगे। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वुड यू रेज विद देम कि भाई इस पे रिसर्च करें ताकि हमें कुछ समझ आए हमारे चॉइस आर्किटेक्चर की। ठीक है कि हमारे बंदे बैठे हुए हैं, वो जनाब अभी तक वो शलवार कुर्ते पहने हुए हैं, वो उसी तरीके से बैठे हुए कर रहे हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन मॉडर्नाइजिंग। हम काम में भी इंटरेस्टेड नहीं है, हम चाहते हैं आसान जिंदगी हो। तो ये थोड़े से मुझे बताइए रिसर्च में क्या करेंगे, फिर हम पॉलिसी पे आते So I think सबसे पहले तो ये कि um, देखिए हमारे जो वेस्ट से जो बिहेवियरल मॉडल्स निकलते हैं, सम थिंग्स अबाउट लाइक हमारे कोर आइडियाज हैं अबाउट इकोनॉमिक प्रेफरेंसेस। एक है अबाउट रिस्क अवर्जन और इन्वेस्टमेंट्स इनटू द फ्यूचर, टाइम प्रेफरेंसेस, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। जो जो कोर insights हैं about economic preferences, मतलब what people want or how or the core thing that we use to predict people's behavior, वो modeling और वो information is all Western driven. इसकी छोटी सी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल जब मैं अपना पीएचडी कर रहा था, द क्लियर इंसाइट वाज कि देयर इज जेंडर डिफरेंसेस in altruism. The fairer sex is what well, some of the more famous papers were called that. अच्छा, अब उसका ये आइडिया है कि ये वेस्ट से हमें ये मिली है कि उधर की औरतें आर मोर ऑल्ट्रुइस्टिक देन उधर के मर्द। फाइन, लेकिन दैट्स नॉट हाउ दैट insight was sold. The insight is sold as women are more altruistic than men. In other words, पूरी दुनिया में ये ऐसा है, and वही models apply कर रहे होते हैं हम in places like Pakistan without really understanding the ground reality of people's preferences. I'll give you an example from, I think this is the most like the most direct example that I can provide from my own PhD dissertation. वो ये था कि उस वक्त received wisdoms थी कि there's a relationship between culture and corruption, meaning कि some cultures are just corrupt. एक बड़ा फेमस पेपर भी था बाय रे फिशमैन, who is one of my favorite economists, बर्कली में, which was showing कि जी ये न्यूयॉर्क के अंदर जो सारे एम्बेसडर्स हैं, if the ambassadors were coming from a corrupt country, they were less likely to pay parking fines and parking tickets. तो वो that was taken as evidence कि जी corrupt country में तो लोग ही corrupt है, और वो मतलब it's a moral failing if you like, कि वो बंदे ही अंदर से खराब है ना, or something like this. तो मैंने वो एक लैब एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया था which was predicated on that insight. तो मैं बोला कि देखिए, the average Pakistani is more corrupt than the average American. तो ये तो हम we have evidence for that and that's taken as read. फिर उसके अंदर how do they respond to punishment institutions? That was the question of the paper. Now, when I ran the study, I ran it in Pakistan and I ran it in IBA के अंदर in Karachi, and I ran it at UT Dallas, my university. तो जो core assumption थी कि Pakistanis are more corrupt in the absence of institutions, by the way, just a lab experiment. Pakistanis are more corrupt than the US or the average American. That didn't bear out in the data at all. Behavior was, आप यकीन करेंगे, identical across Pakistan and the US. फिर उसके ऊपर punishment institution, people can go and look at that paper, just cracking down on bribery. यानी कि जो institutions हैं वो बहुत important है। हमारे अंदर corruption DNA में नहीं है, हम जिस तरह रहते हैं उसमें corruption है। Yeah, so the institutions आपको influence करती हैं to engage in certain things, and वो एक बहुत important insight जो उस paper के अंदर भी आई है, that's now published in Social Choice and Welfare. But the idea there was कि जी
if you believe that this is inherent to you, that's a mistake. But the only reason why we know that is because, this dipshit graduate student went and collected some data in Pakistan. And by the way, I claim, I don't know if this is true, but I claim that was the first economics experiment that was run in Pakistan. I'm nearly sure that that's true because behavioral economics koi zyada karta nahi hai in Pakistan. But in any case, that's what in IBA in 2009. तो ये बताइए, चले ये तो मैं मान गया, मुझे बताइए ये कैसे हम टेस्ट करें? आप जरा ये भी जरा गौर करें ना। अगर मैं टेस्ट करूं, क्या हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन जो इज दैट इररेशनल, इज दैट वी गॉट सम काइंड ऑफ अ ब्लाइंड स्पॉट? क्या हम औरतों के साथ बाकियों की तरह कोई डिफरेंट तरीके से सोच सकते हैं? इसको कैसे हम टेस्ट करें? बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में ये सब्जेक्ट बनता है कि नहीं बनता? Behavioral economics में सब्जेक्ट बिल्कुल बनता है, मतलब how you react or how you adapt to in fact I mean behavioral economics just mainstream economics में, we also know, like there's a very famous study called the white man effect, which is an experiment trying to measure risk preferences. And Africa के अंदर they were trying to do this, and what they found was कि जब white man was conducting the experiment, तो उसमें behavior was different than when local was running the experiment. That's called the white man effect. There's another one on risk preferences when men are collecting the data versus when women are collecting the data. उसमें क्या है कि जी जो जब औरत collect कर रही होती है data, just an experimenter who's collecting the data, men display greater risk-seeking behavior relative to when it's a man that's collecting the data. Women have no difference, right? So, matlab, even those sorts of changes in the context or who's collecting the data, all of these things we need to know about. And for Pakistan, we need to know about these things, how people respond. Another example, which is actually one of my more favorite examples, abhi recently, Saudi Arabia mein, Leonard Bernstein and some other people, again Chicago, Chicago keeps coming back, but again Chicago, Bernstein went into Saudi Arabia और उसने एक study की जिसके अंदर उसने couples को उठाया और पूछा कि are you happy that your wife is working? Yeah, would you allow your wife to work? Most people, Saudi men, said they would be happy if their wife was working. But then they asked one other question, which was about social norms. Okay, do you think other men are happy that your wife is working? And they believed that other men would not be happy that they thought they were. And so this idea, and so basically what they showed is that most people think they're perfectly okay with their wife working, but they think other men are unhappy with their wife working. And when they corrected this, meaning उन्होंने data दिखाया लोगों को, देखा कि जी आपसे ही data collect किया है, and most people in the room say they're happy with their wife working, immediately there's a behavioral shift as measured by job applications on a job site for those women. In other words, for the first time, it seems that they're actually studying the Saudi population and then confronting that with that information. अच्छा, चलिए एक और प्रॉब्लम आपको देता हूँ, मुझे बताएं बिहेवियरल इकोनॉमिक्स यहाँ क्या कहेगी? हाँ जी। अब हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल आपने देखा है कि कितना मसला है पॉलिटिशियंस का, आपस में लड़ते रहते हैं पावर के लिए। खान साहब नाराज हैं, शरीफ नाराज हैं, शरीफ चाहते हैं हमारी डायनेस्टी बने, और हमारे लोग जो हैं वो मेरा ख्याल है परप्लेक्स्ड है, दे डोंट नो व्हाट टू डू। और उनका जो चॉइस आर्किटेक्चर है उनके सामने जो पेश किया जाता है वो ये किया जाता है, शरीफ और भुट्टोस इमरान खान ने आगे बीच में खराब कर दिया है, या वो अली चीमा ने रिसर्च की थी कि वडेरों की फैमिली या पीरों की फैमिली। अब इसको अब कैसे देखते हैं, इसको कैसे देखेंगे in terms of configuring our democracy? How do we select people who are more capable of reaching a compromise? After all, life is a compromise, and how do we get that compromise going? I think ये इस पे कोई आपका है, ये दूसरा इसके साथ रिलेटेड है कि हमने एक colonial architecture inherit किया, ये जो अपने
जजेस, डीएमजी वगैरह ये जो लोग हैं, उनके पुराने इंसेंटिव्स हैं कि उनको प्लॉट मिलती है, गाड़ी मिलती है, घर मिलता है, ये वो मिलता है, उनको काम की जरूरत नहीं है, वो बस बैठ जाते हैं और सारी जिंदगी रहती है। इनके ऊपर बिहेवियरल इकोनॉमिक्स से हम क्या एक्सपेरिमेंट्स करें और क्या हम सोचेंगे, कैसे इसको चेंज करें? ये भी तो बिहेवियर है कि नहीं? हाउ डू यू रीड दिस बिहेवियर? बिल्कुल है। इस पे भी अब स्लोली स्लोली काम बढ़ना शुरू हो रहा है। एक स्ट्रैंड ऑफ लिटरेचर दैट I've been pushing for some time has been on ये the behavior of elites and elite decision making. In fact, oftentimes हम ये समझते हैं कि by virtue of this position, they're somehow magical people. कि खान साहब आएंगे और वो आके सब ठीक कर देंगे और वो of The course Messiah effect. the Messiah effect, right? And it tends to, I myself am guilty of that, because when Khan won the election, I was feeling very hopeful and all that as well, just like I think where a lot of us जो diaspora थी, जो जिनको मैं gypsies कहूंगा, हम जो बाहर बैठे हुए हैं वो we were feeling very very hopeful. Of course he's one man, and he's also human, and we have data that shows, matlab, there's a paper now, mera hi paper hai, so I'm sorry I'm pushing my papers, but Go ahead. on with World Bank के लोग, World Bank के policy professionals, उनके साथ ये behavioral experiments हमने किए थे, and we show that they're subject to the same behavioral biases that ordinary human beings are. मतलब कि वो उन्होंने पढ़ लिख लिया है, but that doesn't necessarily mean, just like you say, right? आप भी गाड़ी जो आपको दिल पे अच्छी लग गई है वो आप ले रहे हैं, and then you keep all of those things aside, even though you know you're perfectly capable of doing all the analysis and the calculus and all that, but dil is dil. And so a lot of these people जिनको हमने मसाया बनाया है, उनका उनका भी ये इफेक्ट है। अच्छा, इसके अंदर एक और बात, तो एक तो ये चीज मैं कहूंगा कि अभी तक the evidence is that they're human beings just like everybody else. But then you also we also realize that they need people to function. They need institutions to function. In order for them to do their jobs, right? They need good information and correct and accurate information. There's also question marks on that. And I'll give you an example about this. One of my master students who eventually got his PhD and now he's working at SERP is a guy called Khizr Nasir. Lovely person. SERP in Lahore mein kaam karta hai. We just met. So Khizr he was working for an organization called the Urban Unit many years ago. And udhar wo presentations karta tha. He's written a paper about this and it's published, so I can talk about this. Uske andar wo education enrollment data create karta tha, and creates charts that get shown to then CM at the time. And usme ye hota tha ki districts mein that were coded as jahan pe enrollment gir rahi thi, they were shown in the map as red, and districts jahan pe enrollment increase ho rahi thi wo green tha. अच्छा, वो प्रोजेक्टर जो है, मतलब वो जो स्लाइड शो था, वो सीएम साहब would go through very quickly and make very snap decisions on this. So Khizr tells the story of how they changed the color scheme from red and green to light green and dark green. और जो projector था, it was not strong enough to pick up those differences. So when he went through the slide quickly, he would look at it and say, sub green hai? And people would say, "Ji sir, sub green," and he'd say, "Okay, let's move on." So the point is to show that I think also one of the things that we get when we get into this fine-grained thing is that ठीक है, हमारे जो leaders हैं उनमें ये problems होंगी ये वो, but then the problem is much deeper than that. अच्छा, अब एक और चीज मैं आपको कहूंगा, which I don't know if you'll agree with. So in the बहस की बात की तरफ अगर चलें, वो ये कि जब मैंने वर्ल्ड बैंक में काम करना शुरू किया था, that was my first job out of grad school, मेरा जो डिसर्टेशन था वो करप्शन पे था,
And at that time, mere view mein, corruption was the single biggest problem. And I think people still argue कि जी corruption is the single biggest problem. Corruption ठीक कर देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा and all of these. आपकी conversations में भी I've heard just yesterday, I think Twitter के ऊपर एक space थी जिसपे हो गया corruption सब ठीक कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा. जब World Bank में गया था and I started interacting with the governance group, the governance group said to me कि मैंने जब corruption पे बात की तो उन्होंने कहा कि think bigger than corruption. And I said, bigger than corruption? I mean, corruption is the biggest problem. How can anything be bigger than that? And they said, कि look, we have countries where people don't show up to work. मतलब never mind asking for money or asking for bribe, वो तो काम पे ही नहीं आ रहे. वो काम कर ही नहीं रहे. अब एक तरीके से आप इसको भी corruption कह सकते हो. But fundamentally, the problem is कि people are not doing their jobs, they're not showing up. उसको तो पहले ठीक करें ना. कि वो काम तो करें. Never mind फिर उसकी. So I mean I don't know how you see that, because for me that was a very sort of deep insight and a sort of behavioral insight कि जी institution तो एक तरफ है लेकिन इसके institution में भी तो इंसान काम कर रहे हैं और उनकी भी तो choices हैं और जो choices हैं और so how do you see this? No, I think that's a very important question, but an interesting question. I agree with them entirely. Corruption, to my mind, is a byproduct of your institutions. Very simple. And the question is, how do we get the choice architecture right in institutions? जो मैं आपसे बात कर रहा था ना, even US में अगर आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप जो बात कर रहा है, partly I sympathize with it. कि US की ब्यूरोक्रेसी भी जो है, वो तो असफाई हो चुकी है, और US की भी अगर आप देखें, maybe I think there is some merit to that, although I can't prove it, कि उनका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स फंसा हुआ उसी चीज में कि जी वेपन्स बेचने हैं और वॉर करानी है और वॉर के पीछे भागना है. अब उसको अगर ट्रंप चेंज कर सकता है, hope he can, but nobody seems to be able to change that, and nobody seems to be able to change this mindset जो रेगन ने चैलेंज करने की कोशिश की थी among the bureaucracy, कि we want to rule and be the gatekeepers of everything. जैसे लीड कैप्चर बात हो रही है, मैंने इस पे पेपर लिखा था कि लीड कैप्चर, I don't buy lead capture, because the lead capture जो है, it talks, there are two kinds of elites first. एक तो merit based elite है, जैसे अरशद नदीम है, he's become way richer than me, but he did it on merit. ठीक है. एंड अगर आप देखें जोकोविच इज अ डॉलर बिलियनर. ठीक है. अगर आप बहुत सारे स्पोर्ट्समैन देखें, दे आर डॉलर बिलियनर्स. इवन सम ऑफ योर क्या कहते हैं नाउ एकेडमिक लीडर्स, आई हैव सीन सम पीपल, आई वोंट नेम देम, दे वर्थ, आई मीन जेफ सैक्स वगैरह, ये दे वर्थ अ लॉट ऑफ मनी. सीरियस किस्म के पैसे हैं इनके पास, बट इट्स ऑल मेरिट बेस्ड. दे हैव नॉट मेड एनी मनी थ्रू एनीथिंग अदर देन मेरिट. पॉल क्रूगमैन हो गया, ये वो, और they deserve the money. But at the same time, there are some people who have become gatekeepers. Like मैंने लेसन देना है, मैंने ये करना है, वो करना है. जैसे ट्रंप भी बिल्कुल ठीक कहता है कि वो वहां से उठते हैं ब्यूरोक्रेसी से और चले जाते हैं रेगुलेशन में, वहां से उठते और चले जाते हैं किसी चीज में. तो वो जो लोग हैं, दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ एलीट. They are very, so we have to distinguish between the elite. Or the question is, how do we choice architecture? हम जो governance का है, because governance gives you a lot of power. Yes. And at the same time, it gives you a lot of ability to make arrests. तो उसको आप कैसे choice architecture से rein कर सकते हैं? वो क्या reform है? I have no idea. I throw the question at you. Yeah, that's a great question. I think actually it applies to public sector workers and corruption in general. I mean, one of the things that my literature has kind of led me to, and I won't say that I think this is the final answer. I think I'm still in the process of discovery. अब ये of course ये हम साइंटिस्ट के साथ लोग कह सकते हैं कि यार ये सीधा जवाब कभी नहीं देते. लेकिन वो जो भी सीधा जवाब देते हैं, I think people should be more suspicious of जो सीधे जवाब से than us nuanced people. But so having that caveat in mind, I mean, I think one thing that I've sort of found is that selection is a big issue, and probably the most critical issue. And by selection, I mean a very particular thing. So, for instance, what I mean is that people that should be in positions
based on their own sort of preferences rather than other features. In other words, an example I give is very specific, but maybe I'll make it broader in a second. Specific analogy ये होती है कि there's something called pro-social motivation or public service motivation. You know, these are interchangeable terms. But the idea there is that there's people who vary in their level or interest in service. For some of us, service is very, very motivating. We want to help other people and so on. And a lot of us educators or people in the public domain, like yourself, are primarily motivated by that, setting up people, building institutions. And then there's other people who are motivated by money. It was clear motivation. Other people that are motivated by love. Other people that are motivated. So there's a whole host of different things. And of course, human motivation is complex. So there's multiple motivators at the same time. But I think one of the critical things is about identifying those that really care about the issue or the outcome or the mission of the organization and putting those people in place. And I'll give you an example of this, how some Western institutions deal with this. So अगर आप मतलब entry level job के लिए apply करने जाएंगे to an NGO in the US, for example, what you'll see most of the time is a really, really low salary. Matlab hardly a living wage kind of thing. And then once you enter the institution and you sort of spend some time, then salaries start to ramp up fairly quickly. लेकिन entry level पे वो super low रखते हैं और उसकी वजह ये है कि वो even in the interviews वो ये कहेंगे कि we don't do this job for the money. The signal is that we're trying to identify applicants who are motivated by the mission of the organization. Okay, you want to work for Save the Children because you want to save the children, not because आपको पैसे मिल जाएंगे and all of these things. अब वो एक बड़ा balancing act होता है of trying to identify because उसके अंदर आपको yes low productivity लोग भी मिलते हैं and all of these things. But it's important to try and get your selection mechanisms correct. हमारे पाकिस्तान में जो है फॉर एग्जांपल आपके सिविल सर्विस एग्जाम्स हैं थिंग्स लाइक दैट मेरिटोक्रेसी तो है but it's kind of you might say like maybe a little bit of a strange yardstick, right? Because if you are for example categorizing people on their ability to let's say do math, right, and then you put them in a position that requires no math but requires like I don't know acting ability, so then आपका जो test मतलब judge a monkey by its ability to climb a tree and it'll always be better than the fish, right? But judge it by the ability to swim and the fish is ahead of the monkey. तो ये जो चीज है I'm in the process of or I believe कि वो एक बहुत critical feature है because that dictates how people will behave when you're not looking. But Sharia, ये हम छोटी सी चीज कहना चाहता हूँ which is very interesting. आपने ये सिलेक्शन की बात की I think it's a very interesting problem and I think it's the biggest problem. वो मेरा एक उस्ताद था हैकमन उसने भी सिलेक्शन की इकोनोमेट्रिक्स पे बात की बड़ी सेल्फ सिलेक्शन वगैरह वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बट आपने कहा था एडम स्मिथ से सब बातें शुरू होती है नाउ हियर आई डिसएग्री अ लिटिल आप प्लेटो पे वापस चल जाए उसने रिपब्लिक में ये लिखा था कि भाईजान प्रो सोशलिटी आपने बात की कि जी वो बंदे आए गवर्नमेंट में जो उनकी प्रोक्लिविटी है टुवर्ड्स थॉट एंड टुवर्ड्स केयरिंग वगैरह जिसको वो फिलोसोफर किंग्स कहता था और लोग उसको फैशिस्ट भी कहते हैं कि भाई उसने फिलोसोफर किंग्स बना के एंटी डेमोक्रेसी वगैरह बट ही हैड अ सिमिलर पॉइंट टू व्हाट यू वर मेकिंग बट द क्वेश्चन इज कि ये सब बातें आई एग्री विद यू होल हार्टेडली आई थिंक इट्स वेल समराइज्ड बट ये बताइए कि if let's say you were invited to sit at the policy table in Pakistan इन क्लोजिंग ये बताएं कि what are the top दो तरीके से सॉरी पहले तो ये बताएं कि if supposing you were an advisor to research जैसे आपने PhD के लिए अप्लाई किया था supposing you got the chance to be the vice chancellor of PIDE how would you set the research agenda for Pakistan so that we can bring behavioral economics into the subject into
thinking about the problems of Pakistan. तो ये जरा briefly बताइए for the sake of researchers. How should they begin to think of Pakistan's problems from the point of view of behavioral economics, and what are the main experiments or ideas that you have जो हम investigate कर सकते हैं? So I think इसके लिए मैं थोड़ा सा behavioral economics को maybe sidestep करूँगा, because I think the problem is a little bit broader than a narrow academic sort of view, I suppose. I mean, I think there's a lot of behavioral economists who will just disagree with me and say everything is behavioral. मेरा point ये होगा कि if I'm at a seat at the table, the first thing I will say is कि जो भी आप policy implement करते हैं, they have to be tested. And they have to continually be evaluated. ये दोनों terms please explain कर दे, tested and evaluated. I'm not Yes. sure I understand them. So tested and evaluated means कि अब for example lots of times हमारे जो policy making होती है पाकिस्तान की सिर्फ मैं बात नहीं करूँगा but दुनिया ओवर में है ये तो वर्ल्ड बैंक में जो policy advice भी है as a lot of it is based on आपने एक theoretical model पढ़ लिया आपने सोचा कि यार ऐसे और ऐसे होने चाहिए आपकी एक prediction है about where behavior is going to go आपने advice set up कर दी बोलते कि यार very smart people देखें Thaler को Nobel Prize मिला हुआ है उसने ये कहा था तो therefore it must be true. This is what I would suggest, even though it might be theoretically driven policy making. It's more like vibes based policy making क्योंकि आपकी भी knowledge of theory is incomplete, right? Because we haven't read every single paper in the world on economics. We just read the papers that rise to the top for a variety of reasons. So what testing means is to say कि यार ये आपके पास आइडिया आ गया आपने बोला कि यार मैं चाहता हूँ कि मिनिमम वेज हर डेली लेबरर को इतना बेसिक इनकम मैं दूंगा and this is what the policy that I want to implement. On its surface it sounds great लेकिन it requires a sort of critical evaluation, not just a theoretical evaluation, which I think most of us would first do, put in an economic model, do a thought experiment, but also an empirical evaluation. अब उसकी वजह ये उसका पहलू ये है कि अब for example जब आप एस्पिरिन आप पैरासिटामोल अगर लेते हैं आपको पता है कि यार मैं सर का दर्द जो है इससे ठीक हो जाए वो आपको क्यों लगता है कि ये गोली आप खाएंगे उससे सर का दर्द ठीक हो जाएगा यू हैव अ थियरी in your mind or that there's learned people who have a theory developed it लेकिन you also know कि ये pill has undergone multiple series of testing पहले वो rats पे टेस्ट हुई थी फिर उसके बाद primates पे हुई थी फिर humans पे हुई थी फिर on all the before it was labeled safe for human consumption and all of these things policy making so this और वो सारी regulations हमने medical उस पे तो लगा दिया but our messiah syndrome wants us to come back and just say कि जी खान साहब आप बताओ कि क्या करना है और वो करना है और वो बस हो जाएगा लेकिन खान साहब is also human so ये testing का idea जो है that means कि policy proposals आए that are on the table they must undergo some rigorous evaluation either prior to implement नहीं बट फिर हमारे लोग ये कहेंगे शरिया साहब हमारे लोग जो है ना वो ब्यूरोक्रेट्स खास तौर पे कहेंगे कि भाई हमारा इतना बड़ा क्राइसिस है हमारे पास टाइम नहीं है टेस्टिंग हम तो कल ही ये करेंगे हम वर्ल्ड बैंक से लोन लेंगे फलाने से लोन लेंगे और हम ये कर देंगे बाद में देखी जाएगी क्योंकि हमारी इंटेंशन तो बहुत अच्छी है और हम माशाल्लाह पाकिस्तानी को बहुत बेहतर समझते हैं आपसे आप तो बाहर रहते हैं ये तो मैं सुन चुका हूँ बातें मेरे साथ होती रही है मुझे करते हैं लोग तो बताइए हाउ विल यू रिएक्ट टू दैट यही तो आपने शुरू में ही जब आपने बात की थी ना शॉर्ट टर्मिज्म की वो यहाँ से ही शुरू होती है कि ये क्राइसिस इज द बिगेस्ट वन और बस इसको सो हमारा सारा जो रिएक्टिव गवर्नेंस है ना दिस इज ऑल रिएक्टिव कि ये हो गया अब हमें ये करना है अब हमें वो करना तो आप फॉरएवर मतलब इट्स लाइक अ सिंकिंग शिप जिसके अंदर आप बस एक सुराख प्लग कर रहे हो बट अल्टीमेटली अगर आप बिग बोलो कि यार
okay, maybe we need to just lift the ship, put it to the side, and reinforce the whole thing. So I think, it's not to say that crises are not there. In fact, मैं तो पूरी जिंदगी हो गई है वो क्या वर्ड है, नाजुक मोड़. हम नाजुक मोड़ पे हैं. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. Yeah. अच्छा, ये बताइए, आखिर में एक बात बताइए, ये नज जो है, इस पे बहुत सारे मुल्कों ने नज यूनिट्स भी बनाए थे. जी. तो नज यूनिट करता क्या है, क्या होता है, and should we make a nudge unit in Pakistan for policy analysis? I think so. Nudge unit ka basically, in most countries, nudge unit is set up as an almost like an internal consultancy. उसका ये होता है कि जी वो कोई पॉलिसी मेकर्स हैं, वो बोलते हैं कि हम ये ट्रायल करना चाह रहे हैं, तो नज यूनिट से आके कि जी इस पे बिहेवियरल रिस्पॉन्स क्या होगा, टू ट्राई एंड सॉर्ट ऑफ प्रिडिक्ट कि हाउ पीपल विल रिएक्ट. एंड दैट उस through that sort of mechanism of testing, आपको different ideas आते हैं of how to optimize and supercharge these things. By the way, private sector बिल्कुल यही करता है. मतलब Amazon doesn't roll out anything without testing it rigorously and evaluating it, right? A/B टेस्टिंग के या जो भी. सो नज यूनिट्स का ये ऑफन टाइम्स ये काम होता है. उन्होंने अपने आप को sort of पैकेज किया हुआ है as purely behavioral, but they don't have to be. I mean, the idea is that they're trying to work on human behavior, but that's it. I think the जो broader issue है वो ये है कि a unit that is able to test policies and evaluate policies and continually evaluate policies. So उसके अंदर जो आपकी जो insights आती हैं, it could be behavioral, it can be neoclassical as well. मतलब उसके लिए बंदा can be a little bit agnostic. But the unit's purpose is there as a check against against this, to make sure कि जो policy हम implement कर रहे हैं, it's beneficial for us in the short term and the long term. And आपको पता है, the policy making process better than I think most of us, mashallah say, with your long and storied career. That a lot of policy making is based on what I call vibes, right? It's I think ये हो जाएगा, I think वो हो जाएगा. उसकी एक और वजह भी है, अब नाउ आप मुझे बताएं whether you agree with me or not. उसकी एक और वजह भी है कि वो डाउनसाइड रिस्क नहीं होता. इन अदर वर्ड्स, अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में हूं और मैं अपने बॉस को कहूं कि यार ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं कर लेते, इफ थिंग्स डोंट वर्क आउट, उसने वापस आके मुझे कहना है या बोलना है यार ये बंदा सही नहीं है, इसकी जजमेंट ठीक नहीं है. ये पॉलिसी मेकिंग में हम लोग कहेंगे कि यार ऐसे कर लो. अच्छा, अब जब चीजें वर्क आउट, तो then you're the hero. जी मेरी विजन है and all this stuff, वो सारी बातें हमको सब पता. When things don't work out, ओ जी वो इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं थी, वो ब्यूरोक्रेट करप्ट है, वो लोग ऐसे हैं, वो फलाना वो है, आपके मिलियंस ऑफ एक्सक्यूजेस है. तो आपकी कोई डाउनसाइड रिस्क ही नहीं है. आप करते रहो जो आप करो, वो कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं आती. नो स्किन इन द गेम. नो स्किन इन द गेम. अच्छा, देखिए, अब मैं बार-बार कहता रहता हूँ लास्ट क्वेश्चन, बट नाउ आई मस्ट मेक इट लास्ट क्वेश्चन. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन, आई लव टू कंटिन्यू, बट द क्वेश्चन हमारी ऑडियंस थक जाएगी. एक छोटा सा और सवाल करना चाहता हूँ कि ये बस बातें सही है, बट द क्वेश्चन इज कि ये नज यूनिट भी आ गया, हमने सब कुछ कर लिया. द क्वेश्चन रियली इज कि ये हम बड़ा तवील मसला है. It's not something that can take place in a meeting room very quickly, और प्राइम मिनिस्टर सबको कलर कोडेड मैट दिखाएं और वो उंगली उठा के कहें भाई ये कर दो, फौरन कर दो. This requires a more considered conversation. वो प्लेटो के philosopher kings पे वापस आ जाते हैं. We need philosopher kings. वो तो हमारे पास unfortunately होते नहीं. हमारा सिलेक्शन प्रॉब्लम ऐसा है, जो डेमोक्रेटिक सिलेक्शन प्रॉब्लम हो. So the most popular guy will come in. ट्रम्प आ गया. ट्रम्प को तो उसने तो साइन करने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स. ही इज नॉट वरीड अबाउट द रिसर्च और द इवैल्यूएशन और द टेस्टिंग वगैरह. इसी तरह हमारे पास भी यही सिचुएशन है. हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स आ गए वो ऑल पावरफुल है. दे डोंट वांट टू डू दिस. जजेस आ गए हैं, वो भी ये करते हैं. तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है. हाउ डू वी मेक दिस वर्क in a system? How do we configure our laws, for example, and rules? जो असल बात है, जो ऐसे मोगलो वगैरह को नोबेल प्राइज मिला है, रूल्स पे मिला है कि जी इंस्टीट्यूशन आर रूल्स, and how do we make those rules that are compatible with behavioral economics? How do we make my incentive structure
such that I can, even though I'm an irrational individual, even though no, I'm not irrational, but I have bounded rationality, I have cognitive biases, I have all these things, I recognize them. And I know my limitations, but I also know that my limitations also mean that I don't even know my limitations. तो बड़ा complex problem है. It's a wheels within wheels problem. तो इसको finally properly समझना, use करना, even for the most erudite of people, is very, very difficult. Very difficult. तो इसको हम, I mean, is it becoming that you are tinkering for the sake of tinkering? Are you enjoying yourself, or are you giving us something useful? Are we going to end up using this? Well, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर तो बड़ा अच्छा यूज कर रहा है. हाँ, इसके साथ एक और चीज है कि जी एक इसके अंदर बड़ी सेविंग ग्रेस, आई थिंक, डू वी इवन नीड बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, और एल्गोरिथम्स गोइंग टू सॉल्व एवरीथिंग? अब जो ट्विटर और फेसबुक वगैरह और ये जो ये कर रहे हैं साले अमेज़न वगैरह, वो तो एल्गोरिथम्स पे चल रहे हैं ना, एंड एल्गोरिथम्स आर एबल टू डू ऑल काइंड ऑफ थिंग्स विदाउट अस नोइंग व्हाट्स हैपनिंग. ठीक है? So ultimately, is behavioral economics just going to be a set of algorithms, and are algorithms going to take care of everything? Final question, I assure you. Oof, that is, well, that's a doozy. That's a doozy. So maybe I'll try and keep this short, but this is such a big question. So Nadeem, so please feel free to interrupt me and just say, shut up, time ho gaya. But 2014 में World Bank के साथ ही I was working on the World Development Report on Behavioral Economics in Development. और उस पे one of the first comments after we had the first draft, उसने बोला कि first comment जो था was a World Bank person who reviewed it and said कि this is a manual of thought control. Meaning कि आप लोगों को मतलब you are giving governments the tools to control their population and blah blah blah. अच्छा, अब उसका जो जवाब है, I mean, पॉइंट तो सही है, पॉइंट सही है, बिल्कुल गलत नहीं है. और उसके लिए हमने एक बड़ा एक्सपेंसिव फिलोसोफर को भी रखा. उसने 1 साल काम किया इस पे, and he produced a 2-page document which, if I'm unfair and unkind to philosophers, I would say कि यार day 1 में तो मुझसे पूछ लेते और मैं तुम्हें बता देता. But of course, इसकी बात ये कहना गलत है, because of course they went through all the different iterations, and he arrived at the conclusion कि behavioral economics, just like I think also I'll put AI in that same category, is a tool. And a tool can be used for any sorts of things. A hammer can be used to kill people. A hammer can also be used to build things. It can also be used to destroy things and so on, right? So it's a tool, and it's actually the usage that's the critical thing and not the tool itself. So maybe as a proponent of behavior, matlab mera to kaam hai, but I also see it as just a tool that needs to go in your toolbox. And ultimately, it needs to be used for something. अब वो प्राइवेट सेक्टर की आपने बात की, प्राइवेट सेक्टर जो है वो यही टूल्स यूज करता है, लेकिन वो डिप्लॉय करता है फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जो उसका काम है, शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन जो उसका काम है. और हमने जो रिस्पॉन्स दिया था रिव्यूअर से वो ये था कि ठीक है, ये मैनुअल हो सकता है ऑन थॉट कंट्रोल, बट इट्स अप टू हाउ इट्स being used. If it's used for good, then it's good. If it's used for ill, then it's ill. But it shouldn't stop a sort of understanding of these things. So behavioral economics is useful as a tool that needs to be in your toolbox. नहीं, लेकिन आपने मतलब वही बात है कि आपने इसको यूज कैसे करना है. द बिग क्वेश्चन इज, आई थिंक शुरू से ही आपने यही क्वेश्चन आप कर रहे हैं कि हाउ डू वी get people to use it appropriately and no, but एक मिनट शरियार, aren't algorithms doing it already? देखिए एक चीज है, मैं तो बिहेवियर इकोनॉमिक्स से काफी खुश हूं. अगर आप देखें, आप भी खुश हैं. जब मैं जाता हूं दराज पे बहुत शॉपिंग करता हूं, अमेज़न पे करता हूं, या नेटफ्लिक्स से फिल्में देखता हूं, या मैं यूट्यूब पे जाके चीजें देखता हूं, तो एक किस्म के पीछे आपके बिहेवियर इकोनॉमिक्स के एल्गोरिदम तो मुझे गाइड कर रहे हैं ना. एंड एक किस्म की जो चीजें मैं चूज करना चाहता हूं मेरे सामने आ रही हैं. अब जो मुझे जो डर लग रहा है बहुत ज्यादा, कि एम आई काइंड ऑफ बिकमिंग सेल्फ ऑब्सेस्ड, या क्या एक किस्म के इंट्रोवर्टेड, के मुझे वही चीजें मिल रही हैं जो मैं
जो मुझे चॉइस आर्किटेक्चर बता रहा है, और डू आई गेट फ्रेश इनपुट्स? आई थिंक मुझे ज्यादा डर ये लगता है कि मुझे फ्रेश इनपुट्स मिल रही हैं, या आई एम जस्ट गेटिंग माय ओन कंफर्मेशन बायस फॉरएवर वो थिंग, ठीक है ना? तो जो एल्गोरिदम्स हैं वो सीख रहे हैं, तो maybe the best thing that happened to us is algorithms or artificial intelligence. Is that the conclusion that we are reaching? Again, I think it comes back to what they're being used for. So आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि if they're being used like they are to keep your eyes glued to Netflix, then they're feeding you what you want to see. They're not giving you new things. They're giving you what it thinks you like, and उसी तरह ही आपको hook करने की कोशिश कर रहा है. Sometimes you want something fresh, so maybe it can anticipate that. For the most part, your bifurcation हो रही है. अब उसके, but again, agar if that was not the intention, if the algorithm's intention, or it's coded in a way to open your mind, then it can do that as well. And it can say like, okay, well, we set the algorithm so that it gives fresh things. ठीक है, sometimes your eyeballs get glued away, and we accept that, but sometimes they don't. So again, it can be used in a particular way to give you what you want. It's being used in a very particular way. Policy makers के लिए भी आप ये देख लो कि वो उनके लिए भी AI तो नहीं है, उनके लिए तो real intelligence है that's giving them what they want. By color coding, changing the colors, they're just feeding into the confirmation bias and saying yeah, bas sab theek hai and all that. So my point with that is कि again इस पे भी यही बात आ जाती है कि algorithm, I suspect it makes the problem acute, मतलब more specific, because it's now easier for us to kind of go into our silos and get bifurcated. I saw, by the way, एक paper था अभी recently by a guy called Raymond Dutch, political scientist at Oxford. He used Twitter data to predict the US election outcome. And the model that he shows, I haven't dug into that paper, but the model that he shows was exactly accurate. As in, he was able to guess all the seats perfectly, right, within margins of error or whatever. But they were all landing right, and so he guessed the outcome well before. But that's because he was using, he's using the silo nature of these things to make these certain predictions. So I think AI ki baat aap sahi keh rahe, but again, I feel that it's a tool, and ultimately it's being used by tech companies to get you to do what you want, to get you to buy things, get you to vote a certain way. And that's the nature of the private sector. They've always done this. The point about behavioral economics and its use in policy was to give government the tool to try and do something in favor of the public. But again, if the government is not incentivized to work in favor of the public, then it goes the wrong way. Yeah. Thank you very much, Sharyar. Very interesting conversation. I wish we could continue, but it's not dinner time, so we have to give up. And it's been a wonderful conversation. I'll keep bothering you now and again to keep doing this, because I think there's a lot to learn, a lot to understand. But ultimately, I think in closing, I think I don't share your optimism. Ultimately, I think, quite frankly, algorithms are going to take us over. वो जो रे कुर्जवेल कहता है द सिंगुलैरिटी इज नियर, उसका मतलब ये वो कहता है कि जी सिंगुलैरिटी वो वक्त है जबकि कंप्यूटर हमसे बेहतर हो जाएगा टोटली, जबकि रोबोट्स वगैरह एवरीथिंग विल ओवरटेक अस. सो इन अ सेंस वी विल बिकम ऑब्सोलीट. वो ये कहता है कि ह्यूमन बीइंग्स की जो ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपने आप को ऑब्सोलीट कर दें, और मुझे लग रहा है कि हम उस तरफ चल रहे हैं. एक्सेप्ट कि मेरा ख्याल यहाँ पाकिस्तान शायद अपने आप को बचा लेगा, क्योंकि हमने तो कभी कोई उस तरफ जाना ही नहीं. हम तो कदीम ज़माने में बैठे रहेंगे, तो शायद इसलिए हमारा कोई फ़ायदा ही है इस चीज़ में, हम कदीम ज़माने में बैठे रहे. कि अल्टीमेटली हम लोग ही रह गए हैं that know how to build things. हम ही रह जाएंगे सिर्फ एक वो, ठीक है ना? Sharyar, thank you very much. It's been a wonderful conversation. Inshallah, I'll bother you again to do this again. Thank you. Always pleasure. Thank you.